हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयूर और आज हम डिस्कस करेंगे यूएसए के जितने भी एक्शंस अभी दुनिया भर में चल रहे हैं उसको एक फ्रेमवर्क में एनालाइज करने का। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने इस वीडियो का नाम दिया है स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी ऑफ यूएस विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल ऑर्डर। तो दोस्तों, क्या है स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी? सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको। वेन एवर टू पार्टीज यूज टू फाइट, जब भी दो पक्ष आपस में लड़ते थे पहले के ज़माने में, और एक पार्टी को पता पड़ जाता था कि सामने वाली पार्टी जीतने वाली है और वो हमारे क्षेत्र पे कब्जा कर लेगी, हमारी टेरिटरी पे, तो जो हारने वाला राजा या जो भी वहाँ की रूलिंग डिस्पेंशन होती थी, डिस्पेंसेशन, वो वहाँ पे अपने ही क्षेत्रों में आग लगा देती थी, अपने महलों को उजाड़ देती थी कि और दूसरी जगह माइग्रेट कर जाती थी। तो मकसद ये होता था कि अगर हम हार रहे हैं तो जीतने वाला भी पूर्ण जीते ना, उसको क्या मिलेगा? सब राख मिलेगा जब वो यहाँ पे कब्जा करेगा। और इतना सब उसने युद्ध किया, पैसा बहाया, तो उसको कुछ मिलना नहीं है। तो एक तरीके से यह है कि हम नहीं जीतेंगे तो तुम्हें भी नहीं जीतने देंगे सनम, वो वाली पॉलिसी है। अब इसको ग्लोबल ऑर्डर में जो आप आजकल देख रहे हैं, इसको एक फ्रेमवर्क में मैं डाल सकता हूँ। पूरे एक्शंस यूएस के जो चल रहे हैं इस समय, उसको स्कॉच अर्थ पॉलिसी में कैसे फ्रेमवर्क में लाया जा सकता है। देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, जब से ट्रम्प जी आए हैं तो एक आपको दिख रहा होगा कि एक अनइवननेस आई है फॉरेन पॉलिसी में, और ग्लोबल लॉज, ग्लोबल ऑर्डर जो यूएस का खुद का बनाया हुआ है उसको वो तोड़ने में लगा हुआ है। डील्स को मान नहीं रहा है पुरानी, जो उन्होंने मल्टीलेटरल जो पैक्ट साइन किए हैं उनसे वापस ले रहा है अपने आप को, एनवायरमेंटल पैक्ट से वापस ले रहा है। ठीक है, तो पूरा ग्लोबल ऑर्डर वो तहस नहस करने में लगा हुआ है। तो इसको मैं स्कॉच अर्थ पॉलिसी कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब क्या हो रहा है, यूएस के डेक्लाइन का बहुत दिनों से चल रहा है कि यूएस डेक्लाइन हो रहा है, यूएस डेक्लाइन हो रहा है। मेरा ही मानना है यूएस इज़ नॉट डेक्लाइनिंग बट अदर्स पावर्स आर राइजिंग अप। जो मिडिल पावर्स हैं, इंडिया, चाइना, रशिया, ये राइज कर रही हैं, इकोनॉमिकली भी कर रही हैं, और पूरा वर्ल्ड राइज कर रहा है। और ये राइज क्यों कर पाया दोस्तों? तो देखिए, इसको कनेक्ट करते हैं हम यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो आई है नई नई। उसका ये मानना है कि यूएसए ने बहुत खर्चा किया है दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर बनाने में, और उसका जो फ़ायदा है वो फ्री राइडर्स लाइक यूएस, लाइक चाइना, इंडिया, और ये अपने साउथ ईस्ट एशिया के जो टाइगर्स हैं, इन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया और वो राइज कर गए। और जो खर्चा है वो यूनिलेटरली आता है यूएस के ऊपर। उसको लगता है कि ग्लोबल पुलिसिंग जो है, आपने ट्रम्प को कई बार सुना होगा कि इंडिया एंड चाइना आर नॉट स्पेंडिंग ऑन ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पुलिसिंग बट वी आर। इसलिए वो देखिए नाटो से भी अपना वापस ले रहा है पैसा वैसा, यूएन से तो बिल्कुल हर चीज़ से हटता जा रहा है। अभी उसने एक और साइन किया है डेक्री, जिसमें से 142 कितनी ऑर्गेनाइजेशन से वो अपने आप को बाहर निकाल रहा है। तो इसको लोग कह रहे हैं, एक और वर्ड आपने सुना होगा, मुनरो डॉक्ट्रिन। तो मुनरो डॉक्ट्रिन का रिवाइवल यूएस कर रहा है, इसके पीछे ये भी एक कारण है। तो स्कॉच अर्थ पॉलिसी में क्या कर रहा है, वो आग इसलिए लगा रहा है क्योंकि अब उसका जो है वो ग्लोबल ऑर्डर को रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। तबकि 1991 में वॉशिंगटन कंसेंसस के बाद जब यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था, जिसमें यूएस एक सोल सुपर पावर था, तो उसने ग्लोबल ऑर्डर क्रिएट किया था जिसको लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर वो कहता था, जिसमें कि बॉर्डर्स कम मायने रखेंगी, वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन जाएगा। तो बहुत ऐसी अच्छी अच्छी बातों में पैकेज की गई थी यूएस हेजेमनी को। तो अब वो उसको लेकिन सर्व नहीं कर रही है। उसको लगता है कि नाउ हमको ये चीज़ चाइना इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा कर रही है, तो अब हमें उसको बिखेर देना है। तो ट्रम्प जब से आए हैं तो उनका एकमात्र ये है कि मुझे ग्लोबल पॉलिटिक्स से बाहर निकलना है और इंटरनल अपने उस पर फोकस करना है, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी करनी है। तो हाउ दैट कनेक्ट्स टू मुनरो डॉक्ट्रिन। मुनरो डॉक्ट्रिन दोस्तों आई थी जब यूएस फॉलो करता था आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी। जब वो आज़ादी से लेके 1919 वर्ल्ड वॉर के एंड तक, मतलब उसके शुरू होने तक, वो वहाँ पे मतलब ख़त्म होने तक वो आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी फॉलो करता था। उसका कहना था कि हमको दुनिया के पछड़े में टांग नहीं अड़ाना, हमको अपना डेवलपमेंट करना है। सेम लाइक जैसे चाइना करता है, एट द टाइम बाइट द पावर, वो भी अपना तरक्की करने में लगा हुआ है। तो यूएस भी आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी फॉलो करता था। उस समय की मुनरो डॉक्ट्रिन ये कहती थी कि हमको ग्लोबल ऑर्डर में हस्तक्षेप नहीं करना है। लेकिन उसका एक चीज़ और था कि जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट हैं, वो यूएस का बैकयार्ड है, और वहाँ पे हम कोई भी एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स, एक्सटर्नल पावर्स को नहीं आने देंगे, और वहाँ पे हम अपना प्रभुत्व बना के रखेंगे। तो इसको रिवाइवल ऑफ जो ट्रम्प जो आजकल ये कर रहा है, जैसे वेनेजुएला से उसने मादुरो जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उनको उठा लिया, तो उसका कहना है, सभी एनालिस्ट हैं जो फॉरेन पॉलिसी के, वो कह रहे हैं कि ये रिवाइवल ऑफ मुनरो डॉक्ट्रिन है। तो मुनरो डॉक्ट्रिन भी अब उसको वो डोनरो डॉक्ट्रिन बोल रहे हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की जो मुनरो डॉक्ट्रिन है। तो उसमें क्या है, पहले जो मुनरो डॉक्ट्रिन था कि स्टेट एक्टर्स पे फोकस था, कि ग्लोबल एक्सटर्नल पावर्स वहाँ के पैर नहीं जमा सकती। लेकिन जो डोनरो डॉक्ट्रिन है वो कहती है कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, जिसमें कनाडा और ये लैटिन अमेरिका, ये सब है, यहाँ पे कोई भी एंटी अमेरिकन एलिमेंट, मतलब नॉट ओनली
एक्सटर्नल एक्टर्स, बट यहाँ के लोग भी जो यहाँ की गवर्नमेंट्स भी हैं वो भी अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जा सकती हैं, और जाएंगी तो वो अभी वैसा ही करेगा अमेरिका जैसा उसने अभी माधुरो जी को उठाया, वो किसी को भी कहीं से भी उठा लेगा। ठीक है, तो ये रिवाइवल ऑफ मुनरो डॉक्ट्रिन है, जिसको डोनरो डॉक्ट्रिन भी कहा जा रहा है। तो इसमें दोस्तों स्कॉलर्स पॉलिसी जो ग्लोबल ऑर्डर से है वो बस इतना ही मुझे बताना था। ये मेरा ओरिजिनल एनालिसिस है, मैंने कहीं से सुना भी नहीं, ये मैं खुद ही मेरा टेक है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ यूएस फॉरेन पॉलिसी को। और कहने को है कि मैं एक इंटरनेशनल रिलेशन एंथुसियास्ट भी हूँ, और यूपीएससी में मेरा PSIRE सब्जेक्ट था इसी कारण से। तो दोस्तों यूएस का मानना है स्कॉलर्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि हम रिसीड करेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर से, लेकिन उसमें हम इतनी आग लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, रूल बेस्ड जो भी ऑर्डर था उसको ध्वस्त कर देंगे कि जो भी आगे चल के बड़ा आदमी बने उसके लिए इसको सीधा सीधा फायदे के लिए इस ग्लोबल ऑर्डर को अपने लिए यूज़ ना कर पाए और सबको परेशानी हो। एंड आई एम टेलिंग यू, यूएस इज़ नॉट गोना डिक्लाइन। यूएस बहुत बड़ी सुपर पावर है मिलिटरीली, इकोनॉमिकली भी वो काफ़ी आगे है, भले ही दूसरी पावर्स ने कैचअप करना चालू कर दिया है और रीजनल जो इम्पैक्ट है वो अपना दिखाने लगे हैं। चाइना का रीजनल इम्पैक्ट है, उससे वहाँ पे यूएस नहीं भिड़ सकता है, रशिया के बैकयार्ड में यूएस डायरेक्टली नहीं भिड़ पा रहा है, तो दिख रहा है कि थोड़ा सा डेक्लाइन हुआ है। डेक्लाइन नहीं है, ये पॉलिसी ही उनकी इनवर्ड लुकिंग हो रही है, वो नहीं चाहते करना, चाहें तो दुनिया में सबसे बड़ी पावर अभी भी यूएस है। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यूएसएसआर जब टूटा भी था 1991 में, और कहते हैं कि यूएसएसआर सुपर पावर जो उस समय की वन ऑफ द सुपर पावर था, दो में से G2 बोलते थे, तो वो फिर नहीं रहा सुपर पावर। लेकिन आप देखोगे उसके बाद भी वो मिलिट्री सुपर पावर हमेशा रहा। उसके पास जितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जितना उसका स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री डिफेंस टेक्नोलॉजी ये सब जो है, वो आज भी एक ग्लोबल मिलिट्री सुपर पावर है। तो ऐसे ही यूएस अगले 100 से 150 साल एक मिलिट्री सुपर पावर तो रहने ही वाला है, और इकोनॉमिकली भी वो बहुत डाउन नहीं चला जाएगा। तो वो लेकिन करेगा क्या, अब वो खुद दूसरों को नहीं बढ़ने देगा आगे, तो उसके लिए स्कॉलर्स पॉलिसी वो लगा रहा है। तो ये दोस्तों एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क है जो अभी सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इंडिया को 500% टैरिफ के लिए बात कर रहा है, कभी चाइना को एक दिन बोलता है कि हम ऐसा करेंगे, अगले दिन बोलता है कुछ और करेंगे। तो वो ऑर्डर ब्रेक कर रहा है ताकि दूसरे लोग सर्वाइव ना कर पाएँ जो बढ़ रही हैं ताकतें। उसका कहना है ये मेरा बनाया हुआ वर्ल्ड ऑर्डर था, मैं ही इसको अपने, अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगा, है ना, ताकि कोई और मजे ना कर पाए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एनालिसिस मेरा? और ऐसे फ्रेमवर्क में सोचेंगे ना तो एक आप जनरल पर्सन के थिंकिंग से डिफरेंट हो जाएंगे। और यूपीएससी में भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि PSIR में यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग ओरिजिनल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क्स टू एनालाइज करेंट इवेंट्स। हम भी यहाँ पे ये करेंगे, करेंट इवेंट्स को हम स्टैंड अलोन नहीं, हम फ्रेमवर्क्स में डील किया करेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, ज़रूर मुझे बताइएगा। ऐसे ही बने रहेंगे आपके साथ और आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए राधे कृष्ण, धन्यवाद।